तो फ्रेंड्स, आप अपने सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स क्रैक नीट में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एनसीईआरटी बायोलॉजी क्रैश कोर्स फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। इस कोर्स में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सभी टॉपिक्स को हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लूप्रिंट के बारे में, जो आपकी प्रिपरेशन को और भी इजी बना देगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, टोटल 10 यूनिट्स आर अवेलेबल इन एनसीईआरटी बायोलॉजी। बायोलॉजी की बुक में क्लास 11th और क्लास 12th दोनों मिलाकर टोटल 10 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स इन क्लास 11th एंड 5 यूनिट्स इन क्लास 12th। तो सबसे पहले हम क्लास 11th से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स हैं। इन यूनिट्स में से हम सबसे पहले उस यूनिट को कवर करेंगे जिसमें कम चैप्टर हैं और वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये है वो यूनिट जिसे हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की। इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं और तीनों नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस यूनिट में चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ये सभी चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें से हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 द सेल यूनिट ऑफ लाइफ को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले जानते हैं सेल की डेफिनेशन। व्हाट इज़ अ सेल? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, cell is the fundamental, structural and functional unit of all living organisms. Means cell is the most characteristic feature of living organisms and cell is the unit of life. आइए अब इसे हिंदी में समझें। कोशिका। कोशिका क्या है? एनसीईआरटी के अनुसार किसी भी जीव के लिए कोशिका मूल रूप से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है, जिसके बिना जीवन असंभव है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेल्स साइज में बहुत ही छोटी होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें आँखों से देखना पॉसिबल नहीं होता। सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। जैसे ही मैं बात करता हूँ माइक्रोस्कोप की, हमारे माइंड में माइक्रोस्कोप की कुछ ऐसे ही इमेज क्रिएट होती है, लेकिन जिस माइक्रोस्कोप की बात मैं कर रहा हूँ, ये वो बिल्कुल नहीं है। वो माइक्रोस्कोप है ये। दिस इज़ द फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन हिस्ट्री विच वॉज बिल्ड बाय ज़ेचारियास जस्सेन इन 1590। फ्रेंड्स, ये हैं ज़ेचारियास जस्सेन, जिन्होंने पहला सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज बिल्ड बाय ज़ेचारियास जस्सेन। इट वॉज मॉडिफाइड बाय गैलीलियो। रॉबर्ट हुक डेवलप्ड अ न्यू माइक्रोस्कोप एंड स्टडीड internal structure of plants, which means Zacarias Janssen microscope was modified by Galileo and Robert Hooke developed the new microscope. आइए जानते हैं हिंदी में। सबसे पहला माइक्रोस्कोप ज़ेचारियास जस्सेन द्वारा बनाया गया था। इसे गैलीलियो द्वारा मॉडिफाइड किया गया। मतलब जो माइक्रोस्कोप जस्सेन द्वारा बनाया गया था, गैलीलियो ने उसमें कुछ बदलाव किए। रॉबर्ट हुक ने एक नया माइक्रोस्कोप विकसित कर पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया।
मतलब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप को थोड़ा और विकसित करके पौधों की आंतरिक संरचना मतलब पौधों के उत्तक, पौधों की कोशिकाओं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन गहनता के साथ किया। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक। तो ये रहे हमारे प्यारे से रॉबर्ट हुक और साथ ही इनकी किताब माइक्रोग्राफिया। तो चलिए जान लेते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक। इन 1665, Robert Hooke wrote a book, Micrographia. He observed a slide of cork and found honeycomb structure with a number of compartments named cells. The cells of Hooke actually were the cell walls, enclosing space left by dead protoplast. मतलब सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखी जिसका नाम माइक्रोग्राफिया था। उन्होंने कॉर्क की एक स्लाइड का अध्ययन किया और मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना खोजी और उनके बीच जो खांचे होते हैं उन खांचों को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा खोजी गई कोशिका असल में सेल वॉल थी जिनके बीच मृत प्रोटोप्लाज्म द्वारा स्थान रिक्त मतलब स्थान छूटा था। जैसा कि आप सब जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते का स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क की स्लाइड का अध्ययन किया तो उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी और उन्हीं संरचना में मधुमक्खी के छत्ते में जैसा कि हम सब जानते हैं अलग अलग खांचे होते हैं। रॉबर्ट हुक ने उन्हीं खांचों को सेल्स का नाम दिया, लेकिन असल में जिन खांचों को रॉबर्ट हुक सेल बता रहे थे वो असल में सेल वॉल थी जिनके बीच मृत प्रोटोप्लाज्म द्वारा स्थान बचा हुआ था। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ सेल्स। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक first saw and described a live cell, means the first cell is discovered by Leeuwenhoek and he saw the first live cell also. मतलब बात करें कोशिका की खोज की तो एनसीईआरटी के अनुसार एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया। चलिए कोशिका की खोज को लेकर थोड़ी और जानकारी जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्चिड रूट। वहीं डुआर्जिन डिस्कवर्ड द लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल विच वॉज नेम्ड सार्कोड। परकिंजे रीनेम्ड सार्कोड एज प्रोटोप्लास्ट। मतलब कोशिका की खोज के बाद में जब एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कोशिका की खोज कर ली उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने केंद्रक की खोज की। वहीं दुजार्दिन ने कोशिका के गाढ़े तरल पदार्थ की खोज की और उसे सार्कोड नाम दिया। परकिंजे ने उसी सार्कोड का रीनेम मतलब नामकरण किया और उसका नाम प्रोटोप्लास्ट रख दिया। अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जिससे हर साल नीट में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम इन तीनों साइंटिस्ट का नाम और इनके ईयर याद रखते हैं क्योंकि सेल थ्योरी में मेन यही तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर सेल थ्योरी डिस्कवर्ड की। सबसे पहले बात करते हैं मैथेलिस स्लीडेन की जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट 1838 में किए। दूसरा, थियोडोर स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स 1839 में किए थे। वहीं रुडोल्फ विर्चो की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स 1855 में किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, Sladen and Swan together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. मतलब स्लीडेन और स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत मतलब कि सेल थ्योरी
प्रस्तुत की। हालांकि इस सिद्धांत में यह नहीं बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ था। स्लीडेन और स्वान ने सेल थ्योरी तो प्रस्तुत कर दी, लेकिन उसमें इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं मिला कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए स्लीडेन के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानें। इन 1838, Malthusius Sladen, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plants. मतलब सन 1838 में एक जर्मन वनस्पति शास्त्री मैथियस स्लेडेन ने बड़ी संख्या में पौधों की जांच की, पौधों को एग्जामिन किया और पाया कि सभी पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब हर एक प्लांट अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है जो पौधों के उत्तक मतलब प्लांट के टिश्यूज का निर्माण करते हैं। तो ये थी स्लीडेन से जुड़ी कुछ जानकारी। अब हम बात करते हैं थियोडोर श्वान की। इन 1839 Theodore Swan, British zoologist, studied different types of animal cells. He reported that cells had a thin layer which is today known as plasma membrane. He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell. मतलब 1839 में थियोडोर श्वान, जो कि एक ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि कोशिकाओं में एक पतली परत होती है जिसे आज के समय में प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पौधों के उत्तकों पर अपने अध्ययन के आधार पर यह भी निष्कर्ष निकाला, मतलब उन्होंने रिजल्ट दिया कि कोशिकाओं की भित्ति की उपस्थिति पौधों की कोशिकाओं का एक अनूठी विशेषता है। मतलब पौधों में कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों की एक अनूठी विशेषता है। अगर हम बात करें स्वान की, तो इनके विषय में एक और इम्पॉर्टेंट बात है। स्वान proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. मतलब स्वान ने इस परिकल्पना का प्रस्ताव रखा कि जानवरों और पौधों के शरीर अलग अलग कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे स्लेडेन और स्वान जिन्होंने सेल थ्योरी प्रस्तुत की। हम स्लेडेन और स्वान के बारे में जान चुके हैं और अब बारी है रुडोल्फ विर्चो की। सो फ्रेंड्स, ये हैं रुडोल्फ विर्चो, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं रुडोल्फ विर्चो से जुड़ी कुछ खास जानकारी। रुडोल्फ विर्चो 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का कॉन्सेप्ट भी दिया था। मतलब इन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में समझाया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। इनके इसी कॉन्सेप्ट को ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला नाम दिया गया। नेक्स्ट, रुडोल्फ विर्चो modified the hypothesis of Sladen and Swan to give the cell theory a final shape. मतलब रुडोल्फ विर्चो ने स्लेडेन और स्वान की परिकल्पना को संशोधित किया और कोशिका सिद्धांत जो सेल थ्योरी थी उसको एक अंतिम रूप दिया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत को एक फाइनल शेप दिया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने इस चैप्टर से जुड़े 3 टॉपिक, व्हाट इज सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी, इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इस चैप्टर के 2 टॉपिक और हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो टॉपिक है उसमें 2 सब टॉपिक्स हैं। यूकैरियोटिक सेल जो टॉपिक है उसमें 11 सब टॉपिक्स हैं जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।